गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिलर फॉर्म ऐप पर आप सभी का स्वागत है। मैं शिल्पी, पेपर टू एजुकेशन की फैकल्टी आप सभी का स्वागत करती हूँ। थोड़े गैप के बाद 3-4 दिन के गैप के बाद जो है क्लास स्टार्ट हुई है। आज क्लास हो रही है, बट कोई नहीं। तो चलिए सब जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। पेपर टू एजुकेशन का यूनिट 3 हमने कंप्लीट कर लिया था और हम लोगों ने लास्ट क्लास में यूनिट 2 स्टार्ट किया है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। तो जल्दी से सब ज्वाइन हुइए। इसके पहले हम लोग कंफर्म करते हैं कि क्या मेरी आवाज़ क्लियर है। प्लीज़ कंफर्म, क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है। प्लीज़ कंफर्म। कौन-कौन ज्वाइन हो चुके हैं? जल्दी से सब ज्वाइन हो जाइए। क्या मैं ऑडिबल हूँ? प्लीज़ कंफर्म। क्या मैं ऑडिबल हूँ? ओके, चलिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने यूनिट 2 स्टार्ट किया था। ये यूजीसी नेट का ऐप है। यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के क्लासेस होते हैं। पेपर 2 एजुकेशन की मैं फैकल्टी हूँ। मेरा नाम शिल्पी है और ये मेरा कूपन कोड है। शिल्पी 10 लगाने से, SHILP है, 10 लगाने से आपको 10% का ऑफ मिलेगा जो भी चल रहा है। और अभी तो वुमेन्स डे के ऑफर भी है आज और कल के लिए। तो जो भी नहीं कर पाए हैं वो प्लीज़ ऑफर का फ़ायदा उठाइए। ये ऐप का टाइमिंग है। तो ये यूनिट 2 एजुकेशन जो है उसकी हमने क्लास स्टार्ट की। इसमें हमें पढ़ना है कमिटीज एंड कमीशंस, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। हिंदी में देखेंगे समितियां और आयोग, समिति और आयोग का शिक्षक शिक्षा में योगदान। माध्यमिक शिक्षा आयोग क्या है 1953, कोठारी शिक्षा आयोग क्या है 1964 टू 66, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ये सब क्या है इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है।
तो लास्ट क्लास में मैंने बताया कि समिति किसे कहते हैं, आयोग किसे कहते हैं, और मैंने एक और चीज बताया था, एक टाइमलाइन बताया था मैंने कि हमें आज़ादी कब मिली थी। यहाँ पे इस पॉइंट पे, पॉइंट यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे हमें आज़ादी मिली थी। कब मिली थी? 1947, 1947 में हमें आज़ादी मिली। ठीक है, अभी सिलेबस को देखो तो यहाँ पे क्या लिखा है, 1953, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भी कमेटी और कमीशंस बने टीचर एजुकेशन के लिए, उसकी यहाँ पे बातें की गई हैं। ठीक है, तो मतलब 1947 के बाद जो भी बना उसके बारे में यहाँ पे बातें की गई हैं। लेकिन क्योंकि कमेटी और कमीशंस जो भी बने हैं पहले भी बने होंगे, मतलब यहाँ भी बने होंगे, 1946 में भी बने, मतलब 1947 के पहले 46 है या जो भी जिस टाइम उसमें बने होंगे, और 1948 के बाद भी बने होंगे। तो जैसे हिस्ट्री में हम लोग टाइम पीरियड निकालते ईसी बीसी की तरह, उसी तरह हम लोगों ने ये टाइम फ्रेम पे इसको दिया है। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था प्री इंडिपेंडेंस, जो 1947 के पहले जो भी कमेटी और कमीशंस बने, हालांकि सिलेबस में नहीं है लेकिन हम लोगों को थोड़ा बहुत जानना चाहिए, क्योंकि अधूरी शिक्षा जो है, अधूरा ज्ञान जो है, बहुत खतरनाक होता है। तो प्री इंडिपेंडेंस की जो है उसका हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस, कौन कौन सी कमेटी और कमीशंस बने हैं। क्लियर है? चलिए, तो 1947 लास्ट क्लास का एक रिकैप करवा देती हूँ। तो प्री इंडिपेंडेंस में क्या क्या हमने पढ़ा था। प्री इंडिपेंडेंस में सबसे पहले स्टार्ट होता है चार्ल्स वुड डिस्पैच से। ये सबका डिटेल्स दिया है मैंने, यहाँ पे देख लो इस टेबल को। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 से हमारा प्री इंडिपेंडेंस, मतलब जो भी है टीचर एजुकेशन सब्जेक्ट ऑफ द कमिटीज, तो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी है वो 1854 से स्टार्ट है, और 15 अगस्त 1947, ठीक है, यानी कि आफ्टर बिफोर इंडिपेंडेंस जो है सो 6 कमिटी या कमीशंस बने थे एजुकेशन के लिए, देख सकते हैं आप, शिक्षा के लिए। उसके बाद और भी दूसरे दूसरे टॉपिक्स थे, तो इसको एक बार हम लोग जान लेंगे। हमने जाना कि चार्ल्स वुड डिस्पैच कब हुआ था, 1854 में, और उसके उसके बारे में डिटेल से जाना। उसके बाद हमने हंटर कमीशन या हंटर आयोग के बारे में जाना, जो 1882 में हुआ था। थर्ड हमने जाना रैले कमीशन या रैले आयोग, 1902 1902 ईस्वी में हुआ। फिर हमने जाना सैडलर कमीशन, जो 1917 ईस्वी में हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा हैटॉक कमीशन, जो 1929 ईस्वी में आया। उसके बाद हमने सर्जेंट प्लान पढ़ा, जो 1944 ईस्वी में आया, और उसके बाद 1947 ईस्वी में भारत आजाद हो गया। उसके बाद इसने अपनी पॉलिसियां बनाई। तो ये 6 हमने जाना। अब चार्ल्स वुड डिस्पैच, उसके बारे में हमने जाना क्या था नहीं था। ये डिटेल्स आप लोग, पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग देख चुके होंगे, या जो नहीं देखे होंगे वो देख लीजिएगा। हंटर कमीशन के बारे में हमने जाना। उसके बाद रैले कमीशन जाना, सैडलर कमीशन जाना, हार्टॉक कमीशन जाना। उसके बाद हमने जाना सर्जेंट प्लान। ओके, आज हम लोग बात करेंगे इस टाइम फ्रेम का। देखा जाए तो ये प्री इंडिपेंडेंस जो है ये हमारा हो चुका था, लास्ट क्लास में कंप्लीट था। आज हम लोग 1947 के बाद की बात करेंगे, आज से। तो इसके बाद क्या क्या हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला हमारा कौन सा आएगा आयोग? पहला जो हमारा आयोग है वो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको हम लोग राधा कृष्णन कमीशन भी कहते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये कब बना? ये हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोग आफ्टर और बिफोर दोनों करके जो भी एजुकेशन कमीशन जो भी बने उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको भी हमने जानना चाहिए। ओके, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका बर्थडे कब मनाया जाता है? प्लीज कोई मैसेज करके बताइए। ये चेयरमैन थे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, या राधा कृष्णन कमीशन भी इसका दूसरा नाम है। 5 सितंबर को इनका बर्थडे मनाया जाता है, टीचर्स डे के रूप में हम इनको जानते हैं। और फॉर्चुनेटली मेरा भी बर्थडे 5 सितंबर को है, और मैं भी चाहती हूँ कि इनके जैसी महान बनूं, थोड़ा सा भी अंश मेरे में आ जाए। चलिए, ये सब हंसी मजाक हो गया, आगे चलते हैं। कहाँ ये इतने महान।
चलिए, यूनिवर्सिटी का एजुकेशन कमीशन के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। जो भी ज्वाइन हो चुके हैं स्टार्ट कीजिए। एएसी, एएसी कौन है भाई? आपने न्यू क्लास ज्वाइन किया है? वेरी गुड, 5 सितंबर। कौन है आप? और प्लीज क्लास का रूल है कि अपना इंट्रोडक्शन दे, कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं। तब तक मैं क्लास बता रही हूँ आगे, आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन बताइए। हेलो। हेलो एएसी। अंकिता। ओके। कहाँ से हो आप? आपने अभी न्यू परचेज किया क्या क्लास? पहले कभी क्लास में देखा नहीं है आपको। मैं गुजरात से हूँ। ओके। हाँ, वुमेन्स डे में आपने लिया। वेरी गुड। ऑनलाइन कोर्स का यही तो फायदा है, पूरी इंडिया कनेक्टेड रहती है ना। मतलब पूरे वर्ल्ड में भी कनेक्टेड है, लेकिन जनरली इसमें पूरे इंडियंस ही हैं। हाँ। चलिए, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप क्या करते हो, आप बताओ अपने बारे में मैसेज में, तब तक मैं थोड़ा कंटिन्यू करती हूँ। ओके। सारे जो पहले वाले जो क्लासेस हैं उनके पीडीएफ अपलोडेड है, उनके क्लासेस से रिकॉर्डिंग, आप प्लीज उनको देख लेना। जो भी कंफ्यूजन हो कहीं पे तो आप पूछ सकते हो क्लास में। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ये क्या है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इसके बारे में क्या हो गया था? ये क्या था? स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का पहला आयोग था। इसका मुख्य जोर क्या था? उच्च शिक्षा पर था, हायर एजुकेशन पे इसका था, लेकिन इसने स्कूली शिक्षा से संबंधित मुद्दों को भी छुआ। क्या छुआ? आयोग की नियुक्ति आधुनिक युग के महान दूरदर्शी डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में की गई थी। विश्वविद्यालय शिक्षा पर राधाकृष्णन आयोग ने उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण कार्यों को परिभाषित किया। विश्वविद्यालय का उद्देश्य योग्य नागरिक तैयार करना होना चाहिए, जो विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय जिम्मेदारियां सफलतापूर्वक निभा सके। विश्वविद्यालय को विभिन्न व्यवसायों और उद्योगों में योग्य प्रशासक और उपयुक्त कर्मचारी तैयार करने होंगे। इसे राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करना। मतलब क्या था? मैं इसमें सिंपल जानिए कि क्या था। इसमें हायर एजुकेशन के बारे में बात की गई थी, लेकिन ये स्कूल एजुकेशन जो है उसके मुद्दों को भी इसमें छुआ गया था। कुछ उसके भी टॉपिक्स थे उसको, और उनका क्या बोला गया, एम क्या था कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य है योग्य नागरिक तैयार करना होना चाहिए, जो विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय जिम्मेदारियां सफलतापूर्वक निभा सके। योग्य नागरिक एजुकेशन का क्या है? हम जो शिक्षित होते हैं उसके बाद क्या बनता है? कोई डॉक्टर बनता है, हाँ, कोई फार्मर बनता है, कोई फार्मेसी ये बनता है, अ, मतलब विभिन्न क्षेत्रों में कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई टीचर बनता है, कोई कुछ बनता है, तो ऐसा करके हर कुछ बनता है। तो उससे क्या होता है कि आप जो आगे जो क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जीवन से संबंधित है ना? तो अब आपने वर्ल्ड वाले लाइफ में आओ, तो हमें डॉक्टर की जरूरत होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, खाने की जरूरत होती है तो फार्मर्स जो उगाते हैं उन्हीं का उगाया हुआ हम लोग मार्केट में खरीदते हैं। फार्मर्स के पास या तो डायरेक्टली जाते हैं या उसको सुपर मार्केट में खरीदते हैं। तो इस तरह से वो क्लासरूम है उसमें बहुत तरह के लोग हैं, और वही सब बाहर जाके अलग अलग जिम्मेदारियों को निभाते हैं। तो सबका मेन एम क्या है?
सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आई होप कि मेरी आवाज़ फिर से आ रही हो। कुछ इंटरनेट इश्यूज हो गए थे, टेक्निकल इश्यूज हो गए थे, जिसके कारण से बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। तो हम लोग क्लास को रिज्यूम करते हैं फिर से, और हम लोग जो पढ़ रहे थे उसको देखते हैं। हम लोग यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के बारे में पढ़ रहे थे। इसे हम राधाकृष्णन सर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके जो थे चेयरमैन थे, इसीलिए इसे राधाकृष्णन कमीशन भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड कब था? 1948 से 1949 के बीच में। इसमें स्ट्रक्चर कैसा था? चलिए मैं इसको शॉर्ट में स्टोरी जैसे ही बता दूंगी, बार बार डिस्टरबेंस हो रहे हैं। फंक्शंस क्या है राधाकृष्णन कमीशन का? एग्जामिन द स्ट्रक्चर, संरचना पर कार्य करे, कैसा है? और क्या है? इवेल्युएट करिकुलम एंड पेडागोजी। थर्ड है रिसर्च एंड इनोवेशन। 3 चीज काम था। मैं इसका पीडीएफ दे दूंगी, मैं थोड़ा स्टोरी जैसा बता दूंगी, ठीक है? ये सब पॉइंट आप देख लो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फिर है फाइनेंशियल सपोर्ट एंड ऑटोनॉमी, और है इंक्लूसिविटी एंड एक्सेस। उसके बाद क्या रिकमेंडेशंस हुआ इसका? इसको जो है सिफारिश क्या क्या हुए? 12 ईयर्स ऑफ प्री यूनिवर्सिटी स्टडीज, 12 साल का जो है प्री यूनिवर्सिटी अध्ययन होना चाहिए, 12 साल का होना चाहिए। उच्च शिक्षा में हम लोग प्रवेश करें उसके पहले 12 साल का स्टडी होना चाहिए। डाइवर्स हायर एजुकेशन सेटअप, डाइवर्स कैसा रहेगा? विविध उच्च शैक्षिक व्यवस्था। कृषि आएगा, कानून आएगा, चिकित्सा जैसे विषयों को बढ़ावा देने और इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। उसके बाद है नॉन कंपल्सरी यूनिवर्सिटी एजुकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, प्रशासनिक सेवाओं के लिए जो है गैर अनिवार्य विश्वविद्यालय शिक्षा। जैसे आयोग ने क्या सुझाव दिया कि प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा एक अनिवार्य शर्त नहीं होनी चाहिए, जिससे विविध शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को सार्वजनिक प्रशासन में योगदान करने की अनुमति मिल सके। फिर है सब्जेक्ट वाइज एग्जाम फॉर फर्स्ट डिग्री, मतलब शिक्षा के विभिन्न चरणों में विषयवार परीक्षाओं की सिफारिश का उद्देश्य डिग्री प्राप्त करने के लिए अधिक विशिष्ट और केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान करना है। फिर है यूनिफॉर्म एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड्स, समान परीक्षा मानक होना चाहिए। आयोग ने सुसंगत शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने के लिए सभी विश्वविद्यालयों में मानकीकृत परीक्षा प्रक्रियाओं की आवश्यकताओं पर जोर दिया, और यह सुनिश्चित किया कि संस्थानों में डिग्रियों का मूल्य समान हो। फिर इंक्रीज पे स्केल फॉर टीचर्स, टीचर के लिए जो वेतनमान है उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने बोला, क्योंकि शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है ना, उनकी भूमिका को पहचानते हुए, उनका रोल काफी बड़ा है सिस्टम में, तो उसको जानते हुए उन्होंने कहा कि इनको अच्छी वेतन दी जानी चाहिए। इससे क्या होगा? अच्छा वेतन मिलेगा तो जो जितने टैलेंटेड रहेंगे इस जॉब के लिए वो आकर्षित होंगे, और इससे क्या होगा कि गुणवत्ता मिलेगा, अच्छा क्वालिटी मिलेगा एजुकेशन का। उसके बाद बोला गया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है यूजीसी के स्थापना, इसके बारे में भी बोला गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि कब सिफारिश इसकी की गई, सुझाव कब दिया गया? तो ये था राधाकृष्णन कमीशन में यूजीसी जो है उसका स्थापना होना चाहिए, इसकी सिफारिश की गई, इसका सुझाव दिया गया। इसमें विश्वविद्यालयों को अनुदान के आवंटन की निगरानी करने और शैक्षिक मानकों को बनाए रखने के लिए यूजीसी के निर्माण का सुझाव दिया गया था, जिससे उच्च शिक्षा संस्थानों में वित्तीय स्थिरता और गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित किया जा सके। उसके बाद ये था राधाकृष्णन कमीशन। ओके, और थोड़ा डीपली देखेंगे, थोड़ा और है, चलिए उसको भी देखते हैं। शॉर्ट में अगर इसको देखेंगे, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को किसने इंट्रोड्यूस्ड कराया? तो राधाकृष्णन कमीशन में आएगा। हायर एजुकेशन पे इसने बल दिया, यूजीसी का जो है एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, उसके लिए कहा था इसने। कोर्स जो है डाइवर्सिफाइड होने चाहिए, कृषि का ये सब का अलग अलग होना चाहिए। वोकेशनल गाइडेंस के बारे में कहा, ये समरी कह सकते हैं अभी जो हमने पढ़ा।
और टीचिंग मेथड्स जो इसको इम्प्रूव करने के लिए कहा गया, टेक्स्ट बुक और एग्जामिनेशन सिस्टम जो इसको इम्प्रूव करने के लिए कहा गया, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्डिंग और इक्विपमेंट उसको जो है इम्प्रूव करने के लिए बोला गया। ये था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी कि राधा कृष्ण आयोग के बारे में कुछ बातें। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 टू 53। इसका मेजर रिकमेंडेशन क्या था? देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक और इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे, इस स्लाइड को और इस स्लाइड को दोनों को ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे थ्री लैंग्वेज फार्मूला की बात हो रही है और यहाँ पे थ्री लैंग्वेज फार्मूले की बात हो रही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि थ्री लैंग्वेज फार्मूला जो उसका इंट्रोडक्शन किसमें किया गया, तो किया गया किसमें, वो राधा कृष्णन कमीशन यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49 में। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हुआ? वो हुआ, इसको इम्प्लीमेंट किया गया सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन यानी कि जो 1952-53 है उसमें इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये वर्ड पे ध्यान देना है। थ्री लैंग्वेज फार्मूला में इम्प्लीमेंटेशन पूछ रहा है कि इंट्रोडक्शन पूछ रहा है। ओके, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डाइवर्सिफाइड कोर्सेस और यहाँ पे क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ। चलो यहाँ से देखते हैं। स्कूली शिक्षा से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए 1952 में डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में एक अलग शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। मुदालियर कमीशन हम लोग किसको कहते हैं? अलग अलग नाम है, जैसे माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर। मौ से माध्यमिक हो गया, मौ से मुदालियर होगा, इसको याद करने का यह ट्रिक है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53, इसका दूसरा नाम मुदालियर आयोग भी है, क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे, जनरली चेयरमैन जो रहते हैं उनके नाम से इस जो है कमीशन का नाम हो जाता है। जैसे राधा कृष्णन इसके पहले थे तो उसका क्या हो गया था, राधा कृष्णन कमीशन। उसी तरह से ये मुदालियर आयोग या का नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि इसके चेयरमैन थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बातें हुई। इसमें जो ये मुख्य पॉइंट है कि त्रिभाषा सूत्र जो है उसको डाला गया, फिर इंस्टॉलेशन ऑफ हायर सेकेंडरी सिस्टम, डाइवर्सिफाइड कोर्सेज पे बात की गई। बात तो पहले की गई थी, इसको इम्प्लीमेंट सब में किया गया है। और ये सारी इसके चीजें हैं जो पहले जो रिकमेंडेशन था, मतलब जिसमें रखा गया था ऐसा ऐसा होना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट इसमें किया गया। उसके बाद क्या है, ए 3 ईयर नेशनल सिस्टम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब आफ्टर 8 ईयर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें ये चीज किया गया, क्या किया गया, 3 वर्षीय राष्ट्रीय प्रणाली प्रारंभिक शिक्षा के 8 वर्षों के बाद विकसित करने की नीति पेश की गई। मध्यवर्ती चरण को 2 भागों में विभाजित करने की सिफारिश हुई, 1 वर्ष स्कूल जाना और दूसरा विश्वविद्यालय जाना। प्रतिगामी साबित हुआ, जैसे 11 वर्षीय उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम में बहुत पहले 8वीं कक्षा के बाद विशेषज्ञता शुरू की गई और व्यावसायीकरण को कठिन बना दिया गया। यद्यपि आयोग की प्रमुख सिफारिशें माध्यमिक शिक्षा से संबंधित थी, लेकिन इसमें प्रारंभिक शिक्षा के महत्व को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था। क्लियर है? मेन रिकमेंडेशंस क्या था इनका?
कि जहाँ भी लड़कियों की मांग हो उनके लिए अलग-अलग स्कूल खोलना, टीचर एजुकेशन या एजुकेशन से रिलेटेड है तो उस चीज़ को हम लोग ज़्यादा देखेंगे। सह शिक्षा स्कूलों के लिए शर्तें निर्धारित करना, को एजुकेशन वाला जो स्कूल होगा, वहाँ पे कुछ शर्तें निर्धारित करना, छात्राओं और शिक्षक स्टाफ की महिला सदस्यों की विशेष ज़रूरतों को पूरा करना और शिक्षा के बीच अंतर करना। लड़कों और लड़कियों को गृह विज्ञान के अध्ययन के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके बाद महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई। तो ये सब था इसका बात, इसको शॉर्ट में बताती हूँ। ये हम लोगों ने पढ़ा माध्यमिक शिक्षा आयोग 1853, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है उसके बारे में यहाँ पे बातें की गई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मुदालियर कमीशन भी कहते हैं। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। यहाँ पे आ जाइए, इस स्लाइड में देखते हैं। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। और क्या है इसमें, ये कब रिपोर्ट सबमिट किया गया, 29 अगस्त 1953, और इसमें 15 चैप्टर्स थे और वो कितने थे, 240 से 250 पेजेस के ये थे। और क्या हम लोग जानते हैं इसके बारे में, क्या पढ़ा अभी, बताइए आप लोग। जल्दी मैसेज कीजिए आप लोग, क्या पढ़ें। यहाँ देखिए क्या है यहाँ पे, 3 साल का उसमें क्या कहा गया, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अच्छा, मुदालियर जो है, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, उनको पद्म भूषण भी मिला है 1954 में और पद्म विभूषण मिला है 1963 में। और वे चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के नियुक्त हुए थे, इलेक्टेड हुए थे 1949 और 50 में। और ये मद्रास यूनिवर्सिटी के सबसे लंबे, मतलब लॉन्गेस्ट सर्विंग वीसी थे, वाइस चांसलर थे मुदालियर, अगर इनका जो है पूछा जाए इंट्रोडक्शन तो। उसके बाद क्या था इसमें, मुदालियर कमीशन में अगर मेन बातें की जाए तो आइडियल सिटीजन की बातें की गई कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कैसा होना चाहिए, टू प्रोड्यूस आइडियल सिटीजन। और दूसरा क्या बोला गया, टू डेवलप कैपेसिटी फॉर अर्निंग मनी, कैपेसिटी ऐसा होना चाहिए कि आदमी पैसा कमा सके। क्वालिटी ऑफ लीडरशिप को डेवलप करने की बात की गई। और क्या किया गया, ह्यूमन जो है उनके वर्चुअल यानी कि जो वैल्यूज है उसको डेवलप करने की यहाँ पे बातें की गई। उसके बाद रिकमेंडेशंस, अगर टीचर एजुकेशन से हम लोग छांट के पढ़े तो उसमें हम लोगों को क्या पढ़ना होगा, इसमें पढ़ना होगा इसमें कि सेकेंडरी एजुकेशन जो है 11 से 17 साल तक का होना चाहिए, शुड बी फॉर चिल्ड्रन ऑफ 11 to 17 ईयर्स। उसके बाद क्या है, इंटरमीडिएट कॉलेज क्या होगा, एंड इंटरमीडिएट कॉलेज एंड मर्ज 11th विद सेकेंडरी स्कूल्स एंड क्लास 12th विद ग्रेजुएशन। 11 क्लास जो है इंटरमीडिएट को खत्म करके उसको सेकेंडरी स्कूल में मर्ज करना चाहिए, और 12 क्लास जो है उसको ग्रेजुएशन के साथ मर्ज करना चाहिए। उसके बाद क्या बातें की गई इसमें कि मल्टीपर्पज स्कूल होना चाहिए,
क्या होना चाहिए, वोकेशनल का और प्रैक्टिकल कोर्सेज जो भी है उसको भी इंट्रोड्यूस्ड इसमें कराना चाहिए। उसके बाद डिग्री कोर्सेज शुड बी 3 इयर्स, जो डिग्री ग्रेजुएशन करते हैं वो कोर्स 3 साल का होना चाहिए। और क्या बोला गया कि टेक्निकल इंस्टीट्यूशन शुड बी ओपनड नियर फैक्ट्रीज सो दैट स्टूडेंट्स कैन टेक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जहाँ टेक्निकल चीजें जानी जाती है, तो उसको आप कितना भी थ्योरेटिकल पढ़ लें, आपको वो जब तक प्रैक्टिकल ना करो तो उसकी जानकारी नहीं मिलती है, ढंग से आप लोग नहीं समझते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कहाँ ओपन होना चाहिए, फैक्ट्री के नज़दीक में ओपन होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि स्टूडेंट जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले सकें। उसके बाद बातें की गई कि जो स्टूडेंट्स हैं प्री यूनिवर्सिटी कोर्स जो है पास कर चुके हैं उनको प्रोफेशनल कोर्स में अलाउ करना चाहिए। और यहाँ पे क्या की गई, टीचर्स ट्रेनिंग की बात की जाती है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो ग्रेजुएट है यानी कि डीएलएड कोर्स जो भी है, जो नॉन ग्रेजुएट है 12th क्लास के बाद जो है, टीचर्स ट्रेनिंग की अगर बात की कि 2 साल का ट्रेनिंग होना चाहिए, 2 इयर्स का ट्रेनिंग होना चाहिए। और फॉर नॉन ग्रेजुएट्स, और जो ग्रेजुएट्स है मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए, आफ्टर ग्रेजुएशन 1 साल का बीएड कोर्स या टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए। ये 2 बातें इसमें की गई। और बोला गया मतलब टीचर ट्रेनिंग की जो कैसे हुई बात है कि जो ट्वेल्थ पास है जो टीचर, तो उनको 2 साल की, जो नॉन ग्रेजुएट है उनको 2 साल की ट्रेनिंग दी जाए और जो ग्रेजुएट है उनको 1 साल की टीचर्स ट्रेनिंग दी जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा किस कमीशन में ये बातें की गई थी, तो किस में आएगा, मुदालियर कमीशन। ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया कि स्टाइपेंड भी देना चाहिए स्टूडेंट को, किससे, सेंट्रल से और स्टेट से। और ट्रेनिंग जो कॉलेज है उससे कोई फीस नहीं लेना चाहिए, जिससे कि वो ज्यादा मात्रा में वहां से ट्रेनिंग ले सके। और क्या बातें की गई कि ट्रेन ग्रेजुएट्स विथ एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस शुड बी एडमिटेड टू एमएड कोर्सेज। वो ट्रेनिंग ग्रेजुएट्स जिनका कम से कम 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो, वो एमएड कोर्स में दाखिला ले सकते हैं, ले सकें। और जो अनट्रेन्ड टीचर्स हैं उनके लिए स्पेशल पार्ट टाइम कोर्सेज जो है उसको भी रिकमेंड किया गया कि वो भी, जिससे कि अनट्रेन्ड टीचर्स भी ट्रेनिंग ले सके पार्ट टाइम, मतलब नौकरी भी कर सके और ट्रेनिंग भी मिल सके उनको। उसके बाद क्या स्ट्रेस किया गया इसमें, इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्रेशर कोर्सेज, शॉर्ट टर्म इंटेंसिव कोर्सेज, वर्कशॉप्स। ये सब किसके लिए, जो इन सर्विस टीचर हैं। इन सर्विस टीचर कौन होते हैं, जो टीचिंग कर रहे हैं कहीं पे। और ये सब क्या है, प्री सर्विस, जो टीचर नहीं बने हैं तो वो ग्रेजुएशन या 12th करके क्या करते हैं, बीएड करते हैं, एमएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, तो ये प्री सर्विस क्या है, ये प्री सर्विस है, सर्विस में जाने से पहले जो ट्रेनिंग लिए। और इन सर्विस क्या है, जो टीचर हैं ऑलरेडी उनको क्या ट्रेनिंग दी जाएगी, ये सब हम लोग टीचर एजुकेशन में इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ ज्यादा नहीं बता रही हूँ। तो उनके लिए भी उन्होंने बताया, रिफ्रेशर कोर्सेज के लिए, शॉर्ट टर्म इंटेंसिव कोर्सेज के लिए, वर्कशॉप, ये सब के बारे में उन्होंने बात की। और क्या बात की, 2-3 एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की भी उनको वहां ट्रेनिंग दी जाए। और बोला गया कि ट्रेनिंग कॉलेज जो है उसको रिसर्च वर्क करना चाहिए, दैट शुड कंडक्ट रिसर्च वर्क। ट्रेनिंग कॉलेज को ही रिसर्च वर्क कंडक्ट करानी चाहिए। तो ये सब बातें हो गई किसकी, माध्यमिक शिक्षा आयोग की। अब एनईपी के पहले हम लोग एक और पढ़ेंगे, स्लाइड यहाँ रह गया है, कोठारी कमीशन। ठीक है, कोठारी एजुकेशन कमीशन। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा।
ये कब हुआ? 1964 टू 66। और ये जो कमीशन है, अब आगे एनईपी पढ़ेंगे हम लोग, उसमें हम लोग को पता चल जाएगा। जो ये जो एनईपी आया ना 1968, तो ये अच्छा चलिए, इसको पहले पढ़ते हैं फिर बताऊंगी, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। तो कोठारी कमीशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या जानते हैं आप लोग कोठारी कमीशन के बारे में? कौन कौन लाइव है प्लीज मुझे बताइए अभी। चलिए ठीक है। 11 जुलाई 1964, सॉरी 14 जुलाई, 14 जुलाई 1964 में भारत सरकार ने डॉक्टर DS कोठारी, बोला ना जो कमीशन उन्हीं के नाम से हो जाता है, इनका पूरा क्या नाम रहेगा? DS कोठारी। समझ रहे हैं आप लोग? हम्म। दौलत सिंह कोठारी। कोठारी एजुकेशन कमीशन जो है 64 से 66, तो 14 जुलाई 1964 को किनको बनाया गया? DS कोठारी को। उनकी अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई, जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1964 को की गई। 14 जुलाई को इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया और 2 अक्टूबर 1964 से इसकी शुरुआत हो गई। ये आयोग है, उसमें सदस्यों की संख्या थी 17 थी, लेकिन 2 वर्ष के बाद क्या हुआ? 29 जून 1966 को, हाँ 17 थी इसमें टोटल, और 2 वर्ष के बाद 29 जून 1966 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी है किनको? केंद्रीय शिक्षा मंत्री MC धगला को सौंपी थी। शिक्षा के क्षेत्र में इसे स्वतंत्रता के बाद विशेष उपलब्धि माना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में कोठारी आयोग में सब कुछ जितना भी था, मतलब ये इम्पोर्टेंस इसका इसलिए है ज्यादा, क्योंकि जो भी शिक्षा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि, जो भी बचा खुचा था, जहां भी कमी थी, उस सारी कमियों को यहाँ पे पूरा किया गया। तो ये स्वतंत्रता के बाद ये पहला ऐसा था कमीशन जिसमें ये सारी उपलब्धियों को पूरा किया गया। उपलब्धियों को मतलब जो भी कमियां थी उसको पूरा किया गया, तो इसलिए इसे जो है शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्रता के बाद विशेष उपलब्धि मानी जाती है। और ये आयोग पहला ऐसा आयोग था जिसने विस्तार से भारतीय शिक्षा पद्धति का अध्ययन किया था। क्लियर है? तो इसी के बाद क्या हुआ था? इसी के परिणाम स्वरूप ही 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो अस्तित्व में आई थी। शिक्षा आयोग में के उद्देश्य क्या थे? शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना है, राष्ट्रीय हिंदी भाषा का विकास हो, सामाजिक नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास हो, शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण हो, तत्कालीन शिक्षा प्रणाली का गहराई से अध्ययन करना, उसकी तत्कालीन कमियों व व्याप्त असंतोष के कारणों का पता लगाना और सुधार के लिए सुझाव देना। और क्या था? पूरे देश में समान शिक्षा प्रणाली जो है उसको प्रस्तावित किया गया था। यहाँ 1 मिनट सिलेबस के पास आप लोग, एनईपी यहाँ पे जो है 1968 नहीं देके 86 दिया है, लेकिन हम लोग 68 भी थोड़ा सा जानेंगे सीक्वेंस में। ठीक है, इसलिए मैं ये सिलेबस आप लोगों को दिखा रही हूँ कि सिलेबस में जो है, लेकिन जो नहीं है उसको भी 2-4 लाइन जरूर जानेंगे कि इसमें क्या कहा गया था, नहीं कहा गया था।
क्लियर है? चलिए, तो यहाँ कोठारी कमीशन के बारे में जानते हैं हम लोग। और क्या गया था मुख्य सिफारिश इसमें क्या थी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का, कि देश भर में है 10+2+3 पैटर्न जो उसका जो है शैक्षिक प्रणाली को मान्यता दे। और क्या बोला कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है जिसमें मॉन्टेसरी है, किंडरगार्टन है, जैसे अलग अलग नाम है, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें पूर्व माध्यमिक या प्राथमिक शिक्षा के रूप में नाम देना चाहिए, अलग अलग ना देके उन्हें एक सिंगल नाम देना चाहिए। इस आयोग ने 10वीं तक की शिक्षा को उच्च प्राथमिक क्रिया हाई स्कूल के रूप में वर्गीकृत किया। 11वीं और 12वीं जो 11th और 12th क्लासेस को हायर सेकेंडरी के रूप में उसको डिवाइड किया, और ग्रेजुएशन को 3 साल करने का सुझाव दिया, स्नातक अध्ययन जो कहते हैं जिसको हम। स्कूल के लिए 234 दिन और कॉलेजों के लिए 216 दिन निर्धारित किए जाएं। ये भी इंपॉर्टेंट है। स्कूल के लिए कितना दिन होना चाहिए वर्किंग डेज? 234, और कॉलेज के लिए 216 दिन। ये इंपॉर्टेंट है। और जो नेशनल जो डेज है, मतलब जो राष्ट्रीय अवकाश है, उसको भी करने का सुझाव दिया गया कि किसी किसी दिन छुट्टी होनी चाहिए, किस दिन नहीं होनी चाहिए। और बोला गया कि राज्य और राष्ट्रीय बोर्ड जो है परीक्षाएं आयोजित करे, राज्य स्तर पर मूल्यांकन मशीनरी लगाई जाए। महिलाओं की शिक्षा जो है, महिला उनकी शिक्षा पर जोर दिया गया। और क्या बोला गया, विद्यालय जो है उसकी शिक्षा के बारे में क्या बोला गया, जो 8 क्लास तक है, ठीक है। स्कूल एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें बोला गया जो क्लास 1 to 8 की जो बातें हो रही है, तो उतना कक्षा तक जो प्राथमिक शिक्षा के 2 स्तर बनाए जाए, मतलब 1 to 5 ये प्राइमरी हो गया, और 6 to 8 जिसको हम लोग मिडिल स्कूल बोलते हैं। तो ये 2 भाग में 1 to 8 का जो क्लास है उसको डिवाइड करना चाहिए, 1 to 5 और 6 to 8। और इसमें त्रिभाषा सूत्र जो है उसको प्रस्तुत किया गया, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है उसको भी हम लोग देखेंगे। अच्छा, अभी बताती हूँ। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इसमें क्या है कि जैसे फर्स्ट लैंग्वेज में एक दो दो भागों में डिवाइड किया गया कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट। हमारा इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड है ना। इंडिया अगर इतना कंसिडर किया जाए, मैप मुझे मैपिंग नहीं आती, तो ऊपर वाले हिंदी बोलते हैं और इधर वाले नॉन हिंदी बोलते हैं। क्लियर है? तो त्रिभाषा जो है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, उसमें क्या कहा गया, पहला कि पहला लैंग्वेज वो लोग कौन ले सकते हैं, जो रीजनल लैंग्वेज कुछ भी बोलेंगे वो अपना लैंग्वेज ले सकते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज में 3 लैंग्वेज अगर किसी को लेने की बात की गई तो रीजनल लैंग्वेज में हिंदी स्पीकिंग स्टेट जो है वो हिंदी लेगा, जो राज्य हिंदी बोलता है, भाषा हिंदी बोलती है, वो हिंदी लेंगे इसको। और जो तमिल है, कन्नड़ है, जो भी साउथ वाले जो भी है, तो वो अपना रीजनल लैंग्वेज वो लेंगे। ठीक है। अब दूसरा भाषा क्या हो गया, हिंदी स्पीकिंग स्टेट के लिए इसमें कहा गया कि वो या तो इंग्लिश लेगा या अदर लैंग्वेज लेगा, इंग्लिश और अदर लैंग्वेज। और क्या क्या कहा गया कि नॉन हिंदी जो है, जो नॉन हिंदी वाले हैं उनको कहा गया कि या तो इंग्लिश लेगा या हिंदी लेगा सेकेंड लैंग्वेज में। और थर्ड में क्या बात कहा गया उसमें, थर्ड लैंग्वेज में यहाँ पे देख लीजिएगा, थर्ड में क्या गया कहा गया कि हिंदी वाले जो स्टेट हैं, हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, वो क्या लेंगे, इंग्लिश लेंगे या कोई अदर भाषा लेंगे। और जो नॉन हिंदी वाले हैं, जो नॉन हिंदी है, वो इंग्लिश लेंगे या कोई और अदर भाषा लेंगे, कोई अदर लैंग्वेज लेंगे। तो इसमें आप देखो फर्स्ट में क्या है कि हिंदी वाला हिंदी लिया, तमिल वाला तमिल लिया, ठीक है, अपना अपना रीजनल लैंग्वेज ले लिया। दूसरा वाला क्या हुआ कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट क्या लिया, तो इंग्लिश लेगा या कोई अदर लैंग्वेज लेगा, तो फिर से वो हिंदी ले लेगा, या फिर से हिंदी ले लेगा ना, कंफर्टेबल हिंदी में है तो हिंदी ले लेगा, हिंदी लैंग्वेज रहेगा तो।
जो नॉन हिंदी वाले हैं वो या तो हिंदी लेंगे या इंग्लिश लेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश मान लो यहाँ भी लेना है, यहाँ भी लेना है, तो या तो वो इंग्लिश लेंगे, और जो इंग्लिश नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, हिंदी लेंगे। तो ये सेकंड केस था। थर्ड वाला क्या होगा, जो हिंदी वाला स्टेट है वो तो हिंदी 2 बार ले ही चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे क्या है कि या तो इंग्लिश लेगा या कोई अदर लैंग्वेज लेगा, तो इंग्लिश वो ले लेगा। फिर नॉन हिंदी वाला क्या लेगा, वो इंग्लिश लेगा या अदर लैंग्वेज लेगा, तो इंग्लिश लेगा ये। तो यहाँ पे इंग्लिश इंग्लिश दोनों में कॉमन है, यहाँ पे अपना अपना रीजनल लैंग्वेज कॉमन है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको हिंदी ही लेना होगा या इंग्लिश लेना होगा। हाँ, उसका अपना लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हिंदी स्टेट वाले को क्या फायदा है कि वो हिंदी यहाँ ले सकता है अदर लैंग्वेज में। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, उन पे हिंदी जबरदस्ती थोपी जा रही है। मतलब उनको उनकी लैंग्वेज हिंदी नहीं है तो उनको हिंदी थोपी जा रही है। लेकिन जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है उन पे तो वो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट के कोई लैंग्वेज नहीं थोपे जा रहे हैं, कोई रीजनल लैंग्वेज थोपे जा रहे हैं क्या, नहीं थोपे जा रहे हैं। हालांकि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। लेकिन फिर भी हिंदी वाले इसमें फायदे में हैं। क्लियर है? अब इसमें क्या हुआ, इसमें फिर बोला गया कि जो पाठ्यक्रम है उसमें क्या सुझाव दिया गया। ये तो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की बात यहाँ पे की गई थी। पाठ्यक्रम में क्या है कि प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या सरल होनी चाहिए और इसमें मातृभाषा और पर्यावरण के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। फिर है पूर्व प्राथमिक स्तर पर क्या है, खाने और पहनने के कौशल, सफाई, बातचीत, सामाजिक व्यवहार, खेलकूद, इसके बारे में बातें होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा, व्यवहारिक गणित, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन, रिलेटिव जो भी है, स्वास्थ्य, खेल कूद, इसके बारे में बातें की जानी चाहिए। क्या क्लियर है? अंकिता, यस अंकिता, क्लियर है, समझ आ रही है? क्लियर है? आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए। इसके मेजर रिकमेंडेशंस क्या क्या हो सकते हैं कोठारी कमीशन के, उसको हम लोग देखते हैं। In order to increase the enrollment percentage, it recommended free and compulsory education for the children of the age group of 6 to 14 years। रिकमेंड किया कि ज्यादा बच्चे जो है वो पढ़ाई करें, एडमिशन ज्यादा बच्चे का हो तो फ्री एंड कंपलसरी, फ्री भी होना चाहिए और कंपलसरी भी होना चाहिए एजुकेशन। कितने एज ग्रुप का, 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक का फ्री भी होना चाहिए शिक्षा और कंपलसरी भी होना चाहिए। कितना तो आपको पढ़ना ही है, आप छोड़ नहीं सकते बीच में। उसके बाद 10+2+3 पैटर्न का उसको जो है सो रिकमेंड किया गया। प्री स्कूल स्टेज जो है वह एजुकेशन की बात कब होनी चाहिए, क्या क्या की गई इसमें कि एजुकेशन कब होना चाहिए, 1 से 3 साल के बीच में, प्री स्कूल स्टेज में। फिर प्राइमरी में क्या है, 7 से 8 साल का जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको डिवाइड किया गया 4 से 5 साल में लोअर प्राइमरी स्टेज और 3 या 2 साल का जो है हायर प्राइमरी स्टेज। ये वाला बताइए 1 to 5 और 6 to 8 जो डिवाइड किया गया, ये 2 साल का है। 6 to 8 3 साल का है और ये 5 साल का है। तो ऐसा बोला गया है कि इसमें किसको भी 2 तरह की पार्ट में डिवाइड किया जाए। फिर लोअर सेकेंडरी एजुकेशन स्टेज क्या है, या तो 3 या 2 साल का जनरल एजुकेशन और 1 या 3 साल का वोकेशनल एजुकेशन होना चाहिए। फिर बोला गया कि हायर एजुकेशन जो है,
हायर सेकेंडरी एजुकेशन है 2 साल का जनरल एजुकेशन और 1 या 3 साल का वोकेशनल एजुकेशन इसमें होना चाहिए। फिर हायर एजुकेशन स्टेज है 3 साल का या उससे ज़्यादा फर्स्ट डिग्री कोर्स होना चाहिए, फॉलोड बाय कोर्सेज ऑफ वेरिंग ड्यूरेशंस फॉर द सेकेंड और रिसर्च डिग्री। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज जो है उसकी उसके बारे में बात की गई कि यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस एज द मीडियम ऑफ एजुकेशन एट ऑल स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। रीजनल लैंग्वेज पे उसमें पढ़ाई की जा सके, ऐसा होना चाहिए। कमीशन जो है वो बल दिया कि जो एडमिशन का एज है वो 4 साल से कम का नहीं होना चाहिए, कि बच्चे का एडमिशन स्कूल में हो तो 4 साल से कम का एज नहीं होना चाहिए। स्कूल के लिए बात की गई, प्री स्कूल नहीं। और क्या बातें की गई इसमें? तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो कौन से आर्टिकल में आता है, वो मुझे बताइए आप लोग। जी, मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रही हूँ क्योंकि क्या है कि 2-3 दिन क्लासेस भी मिस हो चुके हैं और बीच में कभी इंटरनेट का इशू आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, और कोर्स भी कंप्लीट ऑब्वियसली कराना ही है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा हो। क्लियर है ना यहाँ तक? क्लियर है? चलिए, तो ये रहा हमारा कोठारी कमीशन की बातें की गई। और इसकी जो भी बातें थी वो किस में मानी गई फिर? एनईपी 1968 में मानी गई, 64 में ये बना, और 1968 में जो आया एनईपी उसमें ये सब बातें मानी गई थी। अब चूंकि हमारे सिलेबस में 1986 है, तो क्या मैं 68 के बारे में थोड़ा बता दूं या 86 ही पढ़ाऊं, आप लोग बताइए। बताइए आप लोग। 1968 बताइए, ठीक है। तो पढ़ा देती हूँ थोड़ा सा, है ना, सीक्वेंस में याद रहता है, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए, आप लोग क्या जानते हो वो मुझे बताओ पहले।
चलिए कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। बताओ। नाइनटीन 1968। ओके, चलिए हम लोग एनईपी अभी पढ़ते हैं 1968, 1968 के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, चलिए आपका ये फर्स्ट क्लास है। मैं आपको क्लास का रूल बता दूं कि पेन और कॉपी लेके हम लोग बैठते हैं यहाँ पे क्लास में सभी लोग, और उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं अंकिता, वो हम लोग नोट डाउन करते हैं। ठीक है? तो आप भी अगर आज बैठी हो तो अच्छी बात है, नहीं बैठी हो तो आप नेक्स्ट क्लास से बैठना। तो इसमें क्या है, 68 पहले की हुआ, ये कैसे बना? शिक्षा आयोग जो था, कोठारी कमीशन 1964-68, उसकी सिफारिश पर ये 1968 का जो है पहला शिक्षा नीति लागू की गई थी। पहली शिक्षा नीति है ये। उसके बाद कब बना? 1986 में। और उसके बाद कब बना? 86 के बाद कब बना? 19 क्या, एनईपी 2020 वो बना ना, अंतराल के बाद 2019 में बना वो। और 1992 क्या था वो? प्रोग्राम ऑफ एक्शन था वो। 1986 में भी कुछ अगर चेंजेस करने थे या कुछ कमियां रह गई थी 1986 का, तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन के रूप में 1992 बना था। क्लियर है? अब 68 के बारे में हम लोगों को बिना टाइम वेस्ट किए कुछ जानना है, इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या क्या कहा गया था। हम्म तो ये नीति जो है, इसमें क्या बोला गया था? पहला कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में क्या बताया गया कि एनईपी 68 में सिफारिश किया गया कि 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य फ्री एंड एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन, उसको जो है संवैधानिक जनादेश को पूरा करने के लिए और विद्यालयों में भी अपव्यय और अवरोधन को कम करने के लिए कठोर प्रयास किए जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि हर बच्चा जो विद्यालयों में नामांकित है सफलतापूर्वक निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करे। मतलब 14 वर्ष तक वो पढ़ाई करे, बीच में छोड़ ना दे। पहले तो और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं था, है ना? तो लोग एडमिशन नहीं कराते थे, पढ़ाई को इम्पोर्टेंट नहीं समझते थे, इसका इम्पोर्टेंस कुछ नहीं देते थे। तो ये नीति बनाई गई कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एट द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, तो वो कंपलसरी होना चाहिए सभी को। सरकार जो है ये फ्री में, मुफ्त में शिक्षा दे, लेकिन अनिवार्य शिक्षा दे। फिर इस शिक्षक की जो स्थिति और भत्ता और शिक्षा है उसके बारे में बात की गई कि गुणवत्ता जो है शिक्षा के क्षेत्र में, अगर क्वालिटी को सुधारना है तो उसमें क्या है कि टीचर का जो है बहुत बड़ा रोल है ना? तो इसमें शिक्षक की स्थिति और सेवा की स्थिति में सुधार पर बल दिया गया और स्वतंत्र अनुसंधानों को आगे बढ़ाने और प्रकाशित करने तथा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए क्या किया गया कि शिक्षकों की शैक्षिक स्वतंत्रता की उन्होंने सिफारिश की। जो टीचर्स हैं, सेवारत शिक्षक हैं, उनकी शिक्षा पर भी बल दिया गया। मतलब इन सर्विस जो है उसके ट्रेनिंग पे भी, उनकी शिक्षा पे भी बल दिया गया। भाषाओं का विकास किया गया। लैंग्वेज का क्या है कि त्रिभाषा सूत्र जो है उसको रेखांकित करते हुए क्षेत्रीय भाषा के उपयोग को शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, जिसमें आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन हो। अधिमान्यता दक्षिण भारत भाषाओं में से एक हिंदी भाषाई प्रांतों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा शामिल है। संपर्क भाषा के रूप में क्या है, हिंदी का प्रचार हो, संस्कृत भाषा में के शिक्षक की शिक्षण की सुविधा और अंग्रेजी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के अध्ययन पर जोर। नीति की कुछ महत्वपूर्ण संस्तुतियां हैं। संपर्क भाषा हिंदी का प्रचार किया जाए कि सभी लोग को हिंदी आए तो सब एक दूसरे से संपर्क कर सके। फिर है शैक्षिक अवसर की समानता। धर्म जो भी है, कैपेसिटी है, जेंडर है, क्लास है, कास्ट है, इस सब के लिए ग्रामीण, शहरी, पुरुष, महिला, ये सब जो है अंतर को कम करके शैक्षिक अवसर, जो एजुकेशनल जो अपॉर्चुनिटीज है उसको समान करने के लिए गंभीर प्रयास पर बल दिया गया। जो भी डिस्क्रिमिनेशन उसको कम करके आप सबको अवसर दें शिक्षित होने का। इसमें सुझाव दिया गया कि सामाजिक सामंजस्य और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए समान विद्यालय व्यवस्था यानी कि कॉमन विद्यालय सिस्टम को अपनाया जाना चाहिए। इसने पब्लिक विद्यालयों जैसे
सभी विद्यालयों में योग्यता के आधार पर छात्रों के प्रवेश की सिफारिश की और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के हितों की रक्षा की सिफारिश की। जो टेस्ट पास हो, जिसका जो मतलब एलिजिबिलिटी हो, मतलब टैलेंटेड हो, टैलेंट बेस्ड पे अगर वो योग्यता है तो वो छात्र को प्रवेश मिलेगा। सभी विद्यालय में योग्य छात्र हैं तो उनको भी योग्यता के आधार पर प्रवेश मिल जाएगी। इसकी सिफारिश की इन्होंने। प्रतिभा की पहचान के बारे में बात किया गया और बोला गया कि इसको जो है पूर्ण विकास के अवसर प्रदान किए जाएं। कार्य अनुभव और राष्ट्रीय सेवा, इसके बारे में बातें की गई। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों से चरित्र निर्माण और सामाजिक प्रतिबद्धता की भावना विकसित करने में मदद मिलेगी। एक्सपीरियंस्ड जो रहेंगे और जिनको राष्ट्रीय सेवा की भावना है तो उससे क्या मिलेगा? जो एक्सपीरियंस्ड है उससे आपको सीखने के लिए मिलेगा ना। फिर विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान, रिसर्च के लिए और साइंस और रिसर्च के बारे में, उसके बारे में बात की गई। टेक्नोलॉजी के बारे में बातें की गई। विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि यह राष्ट्रीय आर्थिक विकास को गति देता है। विज्ञान और गणित पूरे विद्यालय जीवन के माध्यम से सामान्य शिक्षा का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। फिर उन्होंने कृषि और उद्योग की शिक्षा पे भी बल दिया कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने और कृषि के एक या अधिक पहलुओं के अध्ययन के लिए विभागों को विकसित करने के लिए अन्य विश्वविद्यालयों की सहायता करके कृषि और उद्योगों के लिए शिक्षा के विकास के लिए विशेष प्रयास पर बल दिया गया। पुस्तकों के उत्पादन पर बल दिया गया। जो पुस्तक है उनकी जो परिवर्तन हो रहे हैं, पुस्तक कैसे प्रकाशित हो उसके बारे में, और उनके जो हाई रेट है उसके बारे में क्रिटिसिज्म किया गया, क्रिटिसाइज किया गया और कहा गया कि यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय के स्तर तक सहित सभी लेवल तक स्टूडेंट के लिए जो क्षेत्रीय भाषा है उस भाषा में पुस्तक के बारे में विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया। उच्च गुणवत्ता वाले पाठ्य पुस्तकों के उत्पादन के भी उस पर भी बल दिया गया और पूरे देश में कुछ बुनियादी पाठ्य पुस्तकों को सामान्य बनाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। इसकी भी उन्होंने संस्तुति की रिकमेंडेशंस किया। परीक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि परीक्षाओं को विश्वसनीयता और वैधता को जारी रखने और सुधारने पर बल दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा में क्या कहा गया? सामाजिक परिवर्तन और परिवर्तन के एक प्रमुख साधन के रूप में माध्यमिक शिक्षा पर विचार किया गया और इस स्तर पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए सुविधाओं को बढ़ावा दिया गया। फिर विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में क्या बोला गया? इसमें पर्याप्त धन प्रावधानों के बाद ही नए विश्वविद्यालयों का स्थापना शामिल है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों पर ध्यान देना और प्रशिक्षण व अनुसंधान सुविधाओं में सुधार, ये सब जो है इसमें बातें की गई। इसने छात्रों को अग्रिम अध्ययन और उचित प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कर्मचारियों और अन्य सुविधाओं को केंद्रों को मजबूत करने की भी सिफारिश की। फिर अंशकालीन शिक्षा और पत्राचार पाठ्यक्रम जो है, कोरेस्पॉन्डेंस कोर्स, उसके बारे में भी यहाँ पे बातें की गई। साक्षरता और वयस्क शिक्षा का प्रसार जो है, एडल्ट एजुकेशन, उसके बारे में बातें की गई। खेलकूद के बारे में बातें की गई और क्या है, शैक्षिक संरचना 10+2+3 वाला पैटर्न जो है अपनाकर देश के सभी भागों में समान शैक्षिक संरचना का सुझाव दिया। और क्या कहा गया? ये नीति कब तक रहा? लगभग 20 वर्षों तक भारत में शिक्षा का मार्गदर्शन किया। हाँ, ड्रॉप आउट रेशियो हटाना। कोई बात नहीं, आज नेटवर्क इशू भी बहुत है। चलिए आप लोग रिकॉर्डेड वाला देख लीजिएगा। तो ये एनईपी था 68। उसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है?
अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। 10+2+3 स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, उसके बारे में यहाँ पे हुई, इंट्रोड्यूस्ड कराया ये 10+2+3 स्ट्रक्चर को। और पढ़ना है आप लोगों को थोड़ा सा? और क्या है इसमें? इसमें क्या कहा गया कि 10 साल की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा हो, उसके बाद 2 साल की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हो और अंत में 3 साल की स्नातक शिक्षा शामिल है। इस संरचना का उद्देश्य एक व्यापक शैक्षिक ढांचा प्रदान करना था। ठीक है? और क्या इसमें बातें थी? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में बात की गई। क्या बात की गई? कि प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा कैसे होना चाहिए। प्रारंभिक जो है मतलब कह सकते हैं ना, कोई भी बिल्डिंग हम लोग बनाते हैं तो उसका बेस स्ट्रांग रहता है तभी वो बिल्डिंग मजबूत होता है। सिमिलरली कोई अगर बच्चा है तो उसका बेस ये हुआ ना, प्रारंभिक जो अर्ली अर्ली लाइफ है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, उस पर बहुत बल दिया गया कि वो अगर स्ट्रांग रहेगा, वो अच्छे से होगा, तो उसका बेस जो है बहुत अच्छे से होगा। ठीक है? तो इसके लिए क्या कहा गया, इन प्रारंभिक वर्षों के दौरान एक मजबूत नींव आजीवन सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। फिर बोला गया इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सभी के लिए समान अवसर। इसमें कहा गया कि सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि जो है किसी का, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है, जेंडर क्या है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये सबको छोड़ के सबको है इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। मतलब सभी को पढ़ने के लिए इक्वल मौका दिया जाए। फिर है मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग। इसमें क्या है? सीखने के न्यूनतम स्तर। नीति ने शिक्षा के प्रत्येक चरण में न्यूनतम सीखने के परिणामों के लिए मानक निर्धारित किए हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि छात्र आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करें। एसेंशियल नॉलेज एंड स्किल्स सभी को मिले, उसके बारे में यहाँ पे बातें की गई। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? आज मैं, मेरा टारगेट था 86 तक कंप्लीट करने का, इसलिए थोड़ा स्पीड में ही बता रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ आ जाए। उसके बाद है लाइफ लॉन्ग एजुकेशन के बारे में बात की गई। जीवन भर शिक्षा, कहते हैं ना, एजुकेशन क्या है, खत्म थोड़ी होता है। 3 तरह का एजुकेशन है, मैंने बताया, हमेशा बताती हूँ कि क्या होता है, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है, एक नॉन फॉर्मल होता है। तो फॉर्मल हम लोग शुरू से लेके ग्रेजुएशन किए, जो भी स्कूल कॉलेज जहाँ भी जाके हम लोग करते हैं, वो फॉर्मल हुआ। नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल क्या हुआ कि घर परिवार दोस्तों से सीखते हैं, वो इनफॉर्मल हो गया। है ना? सीखते सीखते तो जरूर है, अब मार्केट जाते तो उसमें भी सीखते हैं। दुकान वाला पैसा क्या देना है नहीं देना है, दुनिया को देख के, समाज को देख के, हर जगह से कुछ ना कुछ सीखते हैं। छोटे बच्चे से सीखते हैं या बड़े से सीखते हैं, उम्र का कुछ नहीं है। एक उसके बाद हो गया नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल क्या हो गया कि आप नौकरी में आ गए लेकिन आपको पढ़ाई करनी है आगे। तो कैसे पढ़ाई करेंगे? कि कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन करेंगे जो आपको पार्ट टाइम दे। हाँ, और भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें आपकी नौकरी भी कंटिन्यू रहे, या नौकरी नहीं कर रहे, हाउसवाइफ है कोई, अगर उसको टाइम नहीं मिल रहा है फॉर्मल एजुकेशन, टिपिकल टाइम पे जाओ, पर्टिकुलर टाइम पे जाओ, पढ़ो लिखो, कंटिन्यू करो, तो वो क्या करेगी, घर के कामकाज भी देख रही है, परिवार को भी देख रही है, लेकिन नॉन फॉर्मल एजुकेशन से अपना एजुकेशन, शिक्षा जो है उसको कंप्लीट करेंगे। तो क्या हो गया, ये जीवन भर की शिक्षा है ना, हर स्टेज में आप सीख रहे हो। इनफॉर्मल एजुकेशन देखो हमेशा होता है। एजुकेशन कब कब से कब तक होता है? वूम टू टोम, जन्म से लेके कब्र तक जाने तक शिक्षित होते हैं हम लोग, जीवन भर सीखते हैं। कोई बात नहीं सायंतिनी, परेशान नहीं हो। हाँ, उसके बाद क्या है, समानता के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर इक्वालिटी। अच्छा, इक्वालिटी और इक्विटी क्या होता है बताओ आप लोग?
कुछ पता है इक्वालिटी क्या है और इक्विटी क्या है? चलो ये क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे, इसमें 10 मिनट चला जाएगा। कल मुझे याद दिला देना कि इक्वालिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस है। अगर आप लोगों को नहीं पता, इंटरेस्टेड हैं, तो मेरे से आप लोग कल प्लीज याद करा के पूछ लेना, ठीक है? इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा देकर और महिलाओं की निरक्षरता को दूर करके लिंग आधारित असमानताओं को मिटाना है। उसके बाद एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज मतलब अल्पसंख्यक है, उनकी शिक्षा पर भी जोर दिया गया। फिर विकलांगों की शिक्षा, उस पर बातें की गई। एजुकेशन ऑफ द हैंडीकैप्ड, जो हैंडीकैप्ड है उनको भी शिक्षित करने के लिए स्पेशल अटेंशन जो है उनको दिया गया, उनके लिए दिया गया कि उनको भी एक क्वालिटी एजुकेशन मिले जो भी हैंडीकैप्ड हैं। उसके बाद बातें की गई यूनिवर्सल इनरोलमेंट एंड रिटेंशन, मतलब सार्वभौमिक नामांकन और प्रतिधारण। इसमें बोला गया ना 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को स्कूलों में नामांकित करने और बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया गया। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो चल रहा है पहले से 6 to 14 वाला, वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। फिर चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा कैसी होनी चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। आपको क्या आता है वो आपको नहीं बताना है, बच्चे को क्या आता है वो देख के बताना है, बच्चे के लेवल को देख के बताना है। The policy encouraged child-centered teaching methodologies, creating an engaging and supportive learning environment. बाल केंद्रित शिक्षण पद्धतियों को प्रोत्साहित किया। उसके बाद टीचर एजुकेशन के बारे में भी यहाँ बात की गई। क्वालिटी टीचर एजुकेशन के बारे में यहाँ पे बातें की गई। एनईपी 1986 वो बोला it stressed comprehensive training programs and continuous upskilling to equip educators with modern teaching methodologies and pedagogical tools. मतलब इसने शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण पद्धतियों और शैक्षणिक उपकरणों से लैस करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और निरंतर कौशल उन्नयन पर जोर दिया। उन्होंने ट्रेनिंग पर जोर दी। इन सर्विस एजुकेशन के बारे में बातें की गई कि जो टीचर जॉब में है उनको बीच बीच में ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है? तो टीचर एजुकेशन के बारे में बातें की गई। जो प्री सर्विस है, जो कोर्सेस हैं टीचिंग के, उसके बारे में बातें की गई कि वहां सुधारा जाए तो क्वालिटी जो है टीचर का जो एजुकेशन है उसको बढ़ाने से एजुकेशन का क्वालिटी बढ़ेगा। ठीक है, चलो ये था हमारा। चलो एक बार डिस्कस करते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को। ये हमने स्टार्ट किया था, एक बार रिकैप कराऊं क्या? आप लोग बताओ, रिकैप करवाऊं प्लीज? मैसेज जल्दी बताइए, रिकैप करवाऊं? जी, ओके। चलिए, ये बताया मैंने, ये सब हमारा सिलेबस में, ये सब हमें पढ़ना है। लेकिन क्या कैसे पढ़ना है? तो मैंने इंडिपेंडेंस का दिया कि 47 में भारत आजाद हुआ, तो पहले वाला पढ़ना है प्री इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस, थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेना है। तो प्री इंडिपेंडेंस में हमने पढ़ा चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में हुआ था। हंटर कमीशन एजुकेशन के क्षेत्र में 6 जो है उसी के बारे में हमने पढ़ा। दूसरा हंटर कमीशन 1882 में हुआ। रैले कमीशन 1902 में हुआ। सैडलर कमीशन 1917 में हुआ। क्या हुआ वो बताई हूँ, आप लोग देख लेना क्लास में या एक पीपीटी में आप लोग को दिख जाएगा। फिर हैडटॉक कमीशन है 1929। सर्जेंट प्लान है 1944। ये सब प्री इंडिपेंडेंस की बातें हो गई। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस में क्या हुआ? आफ्टर इंडिपेंडेंस में हम लोगों ने पढ़ा पहला यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको कहते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन जिसको कहते हैं, 1948-49 में हुआ। उसमें जो भी बातें बताई गई वो हमने पढ़ाई की। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? उसके बाद हमने पढ़ा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53, जिसको हम लोग दूसरा क्या कहते हैं? मुदालियर कमीशन। माध्यमिक हिंदी इसका देखेंगे, देखो हिंदी से याद रखते हैं, म से माध्यमिक, म से मुदालियर, ठीक है? मुदालियर, हाँ बिल्कुल सही। उसके बाद हमने पढ़ा है
आज जो पढ़ा हमने, उसके बाद पढ़ा हमने कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन पढ़ा, दौलत सिंह कोठारी जो है, ये इसके अध्यक्ष थे। 1964 में ये हुआ कोठारी एजुकेशन। हाँ, उसके बाद हमने फोर्थ पढ़ा आज एनईपी 1968। 1968 उसके बारे में हमने जाना। और फिफ्थ हमने पढ़ा एनईपी 1986। तो 5 टॉपिक आज हमने पढ़ा है। नेक्स्ट हम लोग को क्या पढ़ना है कल के लिए, वो भी देख लेते हैं। चलो, यहाँ तक हो गया। 1992 जो है उसका एक सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेशनल कमीशन और टीचर्स पढ़ेंगे। ये सब आगे वाली चीजें हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे कल। क्लियर है? आई होप आप लोगों को क्लास समझ आई होगी। आई कि नहीं आई, क्या हुआ, कुछ समझ आया कि नहीं, तो उसके बारे में आप लोग मुझे बताओ। और क्या बताना है? फीडबैक। फीडबैक बताना है कि क्लास कुछ समझ आया कि नहीं आया, कि खराब लगा कि अच्छा लगा, क्या लगा। आप लोग प्लीज बताइए क्लास के बारे में। अंकिता बोल रही है, मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। थैंक यू अंकिता। क्या आपको मेरी बातें समझ आती हैं? तो पढ़ाना तभी सक्सेसफुल होगा जब मैं ये बात से क्लियर हूँ कि स्टूडेंट को बात समझ आती है कि नहीं। तो क्या आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है? आज आपका फर्स्ट क्लास है ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है समझने में? क्लियर है सब ना? जी मैम, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग क्लास यहीं एंड करते हैं, फिर कल मिलते हैं। इस क्लास में समझ आता है। चलिए, थैंक यू अंकिता, थैंक यू सायंतनी, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। कल हम लोग मिलते हैं सेम टाइम पर। तब तक के लिए क्लास को एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।